नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर क्षेत्र में अपने सामाजिक और शैक्षिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले मशहूर जनसेवक पवन कुमार दुबे से सी न्यूज संवाददाता ने शिक्षा, समाज और राजनीति सहित कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान पवन कुमार दुबे ने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया और विशेष रूप से पूर्वांचल के अंतिम जिले कुशीनगर के विकास पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि खड्डा विधानसभा क्षेत्र के नौरंगिया और खड्डा में सरस्वती महाविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान खोलकर क्षेत्र के लड़के और लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में लॉ कॉलेज लाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को दूर ना जाना पड़े और उन्हें अपने ही इलाके में बेहतर शिक्षा मिल सके। बाइक वर्ल्ड क्षेत्र में भी बड़े बड़े कॉलेज और महाविद्यालय स्थापित कर युवाओं को शिक्षित करने के प्रयासों पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। बातचीत के दौरान जब उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और क्षेत्र का विकास है और इसी भावना के साथ वे आगे भी काम करते रहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुशीनगर के एक ऐसे विद्यालय के अंदर जो इस पूरे कुशीनगर के अंदर वो पहला विद्यालय है जो गरीबों के लिए सोचता है और इसके अंदर बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के बच्चे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय के एमडी और एक ऐसे समाज सेवी जो अपनी पहचान विद्यालय से नहीं बल्कि ख़ास तौर से इस क्षेत्र के अंदर जनसेवक और समाज सेवा से शुरू किए हैं। इसीलिए मैं कई मुद्दों पे बात करना चाहता था, लेकिन मैं आज शिक्षा पे ही बात करूंगा, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपना महाविद्यालय खोला है वो क्षेत्र बिल्कुल बैकवर्ड है और बैकवर्ड नहीं बल्कि मोस्ट बैकवर्ड कह लीजिए तो ये बहुत बेकार नहीं होगा, क्योंकि ये इससे लगा हुआ बिल्कुल बिहार शुरू हो जाता है यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे। उसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है। चारों तरफ ये बैकवर्ड ही है। इसीलिए सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। इतने बैकवर्ड एरिया के अंदर आपने आकर के और ये विद्यालय खोला, किस चीज़ को आप देखे या फिर क्या चीज़ आपको नज़र आया कि हमें यहाँ पे आकर के और विद्यालय डालनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि कोई चीज़ जहाँ आवश्यक हो वहाँ उपलब्ध करा दीजिए, बिल्कुल, तो वो मॉडल सफल हो जाता है। हमने 2009 में खड्डा क्षेत्र में पहला अपना महाविद्यालय बनाया, तो उस समय महाराजगंज और पडरौना यही 2 कॉलेज हुआ करते थे। लगभग 40-50 किलोमीटर के रेंज में कोई कॉलेज नहीं हुआ करता था जी। तो एक तो हमने ये देखा कि जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ उपलब्ध कराइए तो वो मॉडल हिट हो जाता है। बिल्कुल जी। तो पहला तो हमने अपना ध्यान रखा कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई स्थापना इंस्टीट्यूशन का करने जा रहे हैं, वो सफल होगा कि नहीं होगा। तो सफलता के लिए ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। इस इलाके में उसकी आवश्यकता थी, हमने उसकी स्थापना की, पहले खड्डा में किया। फिर मुझे लगा कि नौरंगिया एक ऐसा इलाका है जो वहाँ बीच में पड़ता है। अगर वो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं खड्डा में, नौरंगिया में हो जाएगा तो हम पूरा रेंज कवर कर सकते हैं। पकड़ियार से लेकर के कप्तानगंज, फिर इधर आपका पडरौना तक हमारी रीच पहुँच सकती है। और छितौनी का जो रिमोट इलाका उधर है वहाँ से भी बच्चे इधर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखा कि यहाँ की लड़कियों की पढ़ाई आसानी से उनको हो जाए और हम जो स्थापना कर रहे हैं हमारा कॉलेज भी सफल हो जाए। तो ये 2 दिमाग में बात रख करके हमने किया और उसका लाभ है, हमें भी लाभ है और हमारे इलाके की जो बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, उनको भी हम शिक्षा दे रहे हैं। और हायर एजुकेशन आज यहाँ की घर घर के बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ हमारी टीम नहीं पहुँचती। हम कोशिश करते हैं कि गाँव जो है बच्चों को ग्रेजुएट बनाएं, उनको पढ़ाएं और इस योग्य बनाएं कि अपने पैर पे खड़े हो सकें। अगला जो मेरा सवाल था, आपने जवाब में उसको जवाब दे दिया। सवाल यही था, लेकिन वो थोड़ा सा अधूरा हमें लगा है कि इधर विद्यालय खोलने की वजह से सबसे ज़्यादा लड़के शिक्षा में रुचि दिखाए हैं या लड़कियां दिखाई हैं? लड़कियां 70% हमारे यहाँ जो क्लास करने बच्चियां ही आती हैं और सबसे ज़्यादा लाभ भी हमारी बेटियों को हुआ है, हमारी बहनों को हुआ है।
और आज बेटियां घर घर आप देखेंगे तो सब ग्रेजुएट हो रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रही हैं। और आप अधिकतर आप स्कूल्स में जो आप देखेंगे तो वो हमारे यहाँ के बच्चे ही टीचर बन कर के पढ़ा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में आप पडरौना से लेकर के और महाराजगंज के किसी जगह पे चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे स्कूलों में भरे हुए हैं, वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम अच्छा पढ़ाए हैं, वो जाके स्कूलों में अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं? क्या पहले में और अब में कोई ख़ास फ़र्क किसी और वजह से आई है क्या? जैसे सरकार इस पे अपना चौका छक्का लगाना चाहती है कि मिशन शक्ति, जो महिला मिशन शक्ति जो उन्होंने लाया है, इस वजह से बच्चियां अपने आप को सशक्त समझ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं और हर फील्ड के अंदर वो आगे बढ़ रही हैं। इसका भी कुछ उसमें योगदान है क्या? ज़रूर है। आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। जैसे जब कोरोना काल आया तो सारे बिजनेस बंद हो गए थे, केवल मेडिकल स्टोर दिखता था। बिल्कुल जी। सबको ये दिखने लगता था कि मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी चीज़ें बंद थी। बिल्कुल। तो उसके बाद बहुत ढेर सारे हॉस्पिटल्स बनने लगे, गांव-गांव मेडिकल स्टोर्स खुलने लगे, क्योंकि वो उस दौरान दिखा। सेम सिचुएशन हमारा लड़कियों के साथ भी है। पहले लड़कियां उच्च शिक्षा में अवसर कम थे उनके पास, स्कूल कॉलेजेस बगल में नहीं हुआ करते थे, दूर अपने सुरक्षा के नाते, या कहें कि भाई अभी अपने इतना समाज खुला नहीं था कि बेटियों को हम बाहर भेज सकें। तो ऐसे में वो बच्चियां दिखती नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेजेस जो डेवलप होना शुरू हुआ रूरल इलाके में, तो लड़कियां तेज़ी से आ गईं। और वो जो एक तरह से कहा जाए कि वो दरवाज़ा बंद था, कुछ लोग ही उस पढ़ पाते थे, अब वो सारी लड़कियां उससे पढ़ने लगी। इसलिए अब दिखने लगा कि समाज में लड़कियां ज़्यादा बेटर कर रही हैं। पहले केवल हम लड़कों का ही परफॉर्मेंस देखते थे, लड़कियों की संख्या कम थी, इसलिए परफॉर्मेंस कम दिखता था। आज पढ़ने वाले बच्चियों की संख्या बहुत है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस बहुत अलग है और बहुत अच्छा कर रही हैं। एक इसके पीछे और भी बड़ा डिज़ाइन है, जो बायोलॉजिकल डिज़ाइन है। वो विशेष है कि एक जो लड़की है, महिला है, उनके पास हमारे पुरुषों जैसा दिमाग नहीं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट दिमाग है। वो एक चीज़ को 8 तरीके से सोचती हैं। जैसे आप किसी शादी में जाइए और आप देखेंगे, शादी में जाते हैं तो आपको बस ये पता है कि हाँ हमने खाना खाया, 2 लोगों से मिला, फिर नहीं, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बट जैसे ही आप एक महिला से मिलेंगे तो वो बता देंगे कि खाने में ये चीज़ कम था, नमक ज़्यादा था, उन्होंने ये पहना था, उन्होंने ये किया था। वो सारी चीज़ें उनका क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा वाइब्रेंट है, उनका दिमाग हमारे आप से ज़्यादा गहरा सोचता है। एक ही साथ वो कई चीज़ें सोच सकती हैं। तो उस क्षमता का उपयोग जब वही जो ब्रेन है, अब जब टीचिंग से जुड़ गया, जब वो स्टडी से जुड़ गया, शिक्षा से जुड़ गया, तो वो परफॉर्मेंस बच्चों की तुलना में, मतलब हमारे पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि बायोलॉजिकली दे आर मोर स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली दे आर मोर स्ट्रांग। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए महिलाओं का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है समाज में। और इसी चीज़ की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अगर आप उठा के देखिए, अगर दक्षिण भारत में आप देखिए, दक्षिण भारत हमारे राज्यों से क्यों कई गुना आगे हैं वो लोग। उसके पीछे बड़ा कारण था कि आज़ादी के बाद से लास्ट 75 ईयर्स में उन्होंने अपने बच्चियों को स्कूलिंग का सिस्टम डेवलप किया। गाँव-गाँव वहाँ स्कूल खुले, इंजीनियरिंग खुले, लॉ कॉलेज खुले, तमाम तरह के एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन खुले। और वो पहले से ही जुड़ गई, जॉब से जुड़ गई, बिज़नेस से जुड़ गई। और जो हमारे इलाके में जहाँ एक समय में महिलाएं खर्च का केवल हिस्सा होती थी, वहाँ महिलाएं इनकम का हिस्सा होने लगी। तो इकोनॉमिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग हुए और हम इकोनॉमिकली पीछे होते चले गए। तो जिस समाज को भी आगे बढ़ना है, जिस परिवार को आगे बढ़ना है, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो वो परिवार, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अगला सवाल जो है, इस वक्त ख़ास तौर से पहले के मुकाबले में, अभी 10 साल या 15 साल पहले उठा के देख लीजिए, तो इतनी ज़्यादा आपस में नफ़रत और आपस में जो ये इस वक्त जो लगा हुआ है कि ये बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, इसी तरीके से ये निचली जात का है, हर जगह ये लगा हुआ है। और आप एक स्कूल के फाउंडर हैं, एक नहीं बल्कि दर्जनों, किस तरीके से आप इसको झेलते हैं और
ख़ास तौर से महाविद्यालयों के अंदर तो ये और बड़ी परेशानी की बात होती होगी। कैसे आप इसको झेलते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मैं ये बार बार अपने सभी मंचों से ये बात कहता हूँ कि शिक्षक और बेटी ये दोनों समाज के धन हैं। इनका न कोई अपनी जाति है न इनकी कोई धर्म है। शिक्षक का धर्म उसका शिक्षा है और बेटी समाज की धन है। तो हमारी अपनी कोई जाति नहीं है, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है और हम अपने महाविद्यालयों में इस तरह के संस्कार, इस तरह के व्यवस्था किए हैं कि यहाँ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कभी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। जो योग्य हैं उनको जो है हम लोग आगे बढ़ाने कोर्स करते हैं। जो कहीं पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं उनको हम और उन पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको भी हम आगे बढ़ाने काम करते हैं। अब जो आपने प्रश्न जिस चीज़ से शुरू किया है वो महत्वपूर्ण बात है, ये मेरी व्यक्तिगत बात थी। देखिए क्या है कि 2010 के बाद से जब से सोशल मीडिया आया है, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया और ढेर सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, इंस्टा आ गया, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर ज़्यादा तेज़ी से लोग कनेक्ट हो गए और अपनी बात खुल के कहने लगे, जो उनके साथ हो रहा है, उनके साथ जो गुजर रहा है। पहले किसी चीज़ को आप कहना चाहते हैं तो बड़ी रैलियां बुलाते थे और हज़ारों की संख्या में पहुंचती थी, 1 घंटा 2 घंटा लोग भाषण देते थे, अपनी बात कहते थे। आज क्या है कि वो ज़माना चेंज हो गया। आज सबके हाथ में फ़ोन है, कोई भी आप एक मैटर अपने घर में बैठ करके बोलते हैं और पूरे देश दुनिया में फैल जाती है। अब इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप अगर कुछ अच्छा समाज में करना चाहते हैं तो तेज़ी से आपकी बात फैल जाएगी। उसके लिए किसी रैली की या किसी भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट के अंदर ही 5-10 लाख लोगों तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। इस तरह का जेनरिक सिस्टम इसमें है। दूसरी जो बात नेगेटिव ये है कि इसमें सूचना का बाढ़ आ गया। अब वो सूचना की बाढ़ में दिक्कत ये है कि कितनी न्यूज़ सही है, कितना ख़राब है। जो ख़राब न्यूज़ है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कितने लोग तो उसको सही मानने लगते हैं कि जो ये बात है बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होता है। तो अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो अभी जो ये जाति, धर्म और इस तरह के विद्वेष चल रहे हैं, पहले प्लेटफॉर्म कम थे इन चीज़ों की बात करने के लिए। आने वाले दिनों में इस पे आप देखेंगे तमाम तरह के डिजिटल ट्रेनिंग्स होंगे जो लोगों को डिजिटली डिटॉक्स करेंगे कि इस तरह के जो नफ़रत भरी बातें हैं जो तेज़ी से फैल रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जैसे डॉक्टर बनाए जा रहे हैं हमारे शरीर का बीमारी दूर करने के लिए, वैसे ही इस डिजिटल जो एक फैल रही है प्रॉब्लम, बीमारी, उसको डिटॉक्स करने के लिए भी जगह जगह सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। तो ये जो सूचनाओं का बाढ़ है ये नफ़रत फैलाने में भी मदद करता है और दूसरा कि ये प्यार मोहब्बत बढ़ाने में भी बड़ी इसकी भूमिका है। दोनों भूमिका करता है और हर तकनीकी जब आती है तो अपने साथ कुछ बुराई कुछ अच्छाई लेके आती है। बिल्कुल, आपने टेक्निक की बात कर दी, तो इसीलिए इस वक्त एआई बहुत ज़ोर से आगे बढ़ रहा है। बीच में हमने ये सवाल शुरू कर दिया है और आपके महाविद्यालयों के अंदर इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? किस तरीके से आप बच्चों को एआई से जोड़ेंगे और उससे किस तरीके से बच्चों के अंदर कुछ ऐसे क्लासेस या क्या करेंगे कि बच्चे उससे फ़ायदा उठाएं? क्योंकि आने वाला जो वक्त है मुझे लगता है कि बिल्कुल उसी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कहा है और एक बहुत अच्छा काम इसमें अभी हुआ कि जो बोर्ड्स के, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, इन स्कूल्स में धीरे धीरे गवर्नमेंट भी ये प्रयास कर रही है कि बच्चों को क्लास 6 से ही, कुछ स्कूल तो सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट सेकंड में ही जो बच्चे हैं उनको कोडिंग और इन सब चीज़ों पे काम कराना सिखा दिया है। और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा संकट है। ग्रामीण इलाकों में अभी हम एआई का जो पूरे दुनिया में धूम मचा दिया, हर चीज़ पर कंट्रोल कर रहा है और पूरा बिजनेस मॉडल बदल रहा है एआई के नाते, और हेल्थ सिस्टम में बहुत चेंजेस कर रहा है, एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। अभी ग्रामीण इलाकों में हम लोग इस विषय पर अभी जिस तरह से शहरों में तेज़ी से बढ़ा है इसका उपयोग और लड़के और लड़कियां इसको पढ़ के और अपने आप को अपडेट कर रही हैं, ग्रामीण इलाकों में अभी कम है।
उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि हम लोग हमारे यहाँ जो कॉलेजेज हैं उसमें सब जगह आप प्रॉस्पेक्टस में भी देखेंगे तो हमारा लैब अपना, और उस प्रॉस्पेक्टस में आप देखेंगे कि हम AI से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेक्टर है। पहला सेक्टर है कि वो लैंग्वेज, उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए, तो हम लोग पाइथन उसका पहला जो लैंग्वेज है वो हम लोग उस पर बच्चों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कम से कम जिस लैंग्वेज पे बेस्ड है AI वो कम से कम एक, उससे तो कई लैंग्वेज बेस्ड है, बट पाइथन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएँ। दूसरा उसका जो पार्ट है वो डेटा एनालिसिस का पार्ट है, डेटा एनालिसिस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा उसका जो सेगमेंट है वो हमारा मशीन लर्निंग है, उस पर अभी हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उस तरह के अभी एक्सपर्ट्स नहीं बन पा रहे हैं। बट आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर आप देखेंगे कि हम AI से रिलेटेड एक स्किल का अलग से पूरा प्रोग्राम ही डिज़ाइन करा रहे हैं। अभी उसके छोटे छोटे सेगमेंट पर हम काम कर रहे हैं, बट आने वाले 1 साल के अंदर हमारी तैयारी इस तरह हो जाएगी कि हम कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं बाहर के लोगों से कि कम से कम बच्चे हमारे यहाँ पाइथन से संबंधित लैंग्वेज का थोड़ा उनको जानकारी हो जाए, फिर वो डेटा एनालिसिस करना सीख जाएँ, मशीन लर्निंग पर थोड़ा काम करना सीख जाएँ, क्योंकि ज़माना इसी का है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम ही ऑटोमेशन में जाएगा, और सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका कॉलेज और स्कूल की इंडस्ट्री पर है कि जितना ज़्यादा AI का उपयोग होगा, टीचर्स के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी बच्चों के पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक समय था कि जब पहले एक टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते थे, फिर बच्चे घर पर जाके पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही YouTube आया बच्चों के पास 100 ऑप्शन हो गए। अब उनके पास रात में 12 बजे भी कोई प्रॉब्लम है तो टीचर के ऊपर निर्भर नहीं है कि नेक्स्ट डे हम पूछेंगे, तुरंत वो यूट्यूब पे जाते हैं, खट से चेक कर लेते हैं, और एक से एक वहाँ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब उससे भी ज़्यादा ऑटोमेटेड आ गया। जैसे अभी आप ChatGPT में आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप डालिए उसमें, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो 10 तरीके ऑप्शन बताता है कि नहीं आप ऐसा चाहते हैं, इस मॉडल में चाहते हैं। आप जितनी बार कहेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा, उतनी बार आपको अलग अलग तरीके से समझाएगा। तो ये AI का जो है, मतलब इसमें सबको बहुत बेनिफिट है। हाँ, बाकी जो टीचर्स हैं उनको कम्पीट करना पड़ेगा, इनके साथ चलना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी तक तो हम सवाल किए पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, जबकि अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि आपसे अगर सुबह से शाम तक बात करे आदमी तो आप बोलते ही जाएंगे। अब मैं पर्सनल कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। अभी तक तो शिक्षा के मैदान में आप आगे नहीं बल्कि आसमान तक पहुँच गए हैं। राजनीति के मैदान में आपका क्या इरादा है? क्योंकि आपने समाज सेवा जो किया है, क्योंकि समाज ये चाहता है कि हमारी सेवा करने के लिए कुछ ऐसे लोग आएँ जो निस्वार्थ होकर के और सेवा करें, और आपने जगह जगह जो कैंप लगवा करके लोगों की मदद किया है, हेल्प किया है। मैं देखा कि कितने जगहों पे आपका कैंप लगा जिसमें ऐसे गरीब लोग आए जो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकते थे, और आपने उन लोगों को जांच कराया, हर चीज़। तो अगर ये सेवा राजनीतिक प्लेटफार्म से हो तो क्या आपको नहीं लगता है कि और अच्छे से आप सेवा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बल्कि आपके प्रश्न में आपने खुद ही जवाब भी दिया कि सेवा का बड़ा माध्यम राजनीति है, और एक व्यक्तिगत सेवा की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन राजनीति की अपनी सीमा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति के माध्यम से कोई पद या किसी ऐसी जगह पहुंचता है तो उसका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, और वो काम करने के तरीके, उसके अप्रोचेस बढ़ जाते हैं। और अगर वो सच्चे हृदय से काम करना चाहता है तो एक बड़ा बदलाव राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। और देखिए क्या है कि सामाजिक बदलाव, आजकल लोग कहते हैं कि हम बदलाव कर देंगे, हम ये कर देंगे। बदलाव करने का जो कंसेप्ट है वो समाज धीरे धीरे बदलता है। अब कैसे समाज बदलता है आप इसको उठा के अगर देखेंगे तो आज से 10 साल पहले अगर आपको कोई चीज़ भेजनी थी, चिट्ठी, तो आप 3 दिन बाद भेजते थे। आप 30 सेकंड के अंदर भेज दे रहे हैं, 1 सेकंड में आप पहुंच जा रहा है। तो इसने क्या किया, सोसाइटी में बदलाव किया। लास्ट 10 ईयर्स में जितनी सोसाइटी बदली वो 10,000 साल में नहीं बदली थी। तो किसने बदलाव किया? टेक्नोलॉजी ने बदलाव किया। टेक्नोलॉजी कैसे आई? एजुकेशन से आया। तो सोसाइटी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो एजुकेशन से आएगा।
वो एजुकेशन जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होगा। आप साउथ इंडिया में अगर आज बेस्ट क्लास के हॉस्पिटल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, या नोएडा में इस तरह की चीज़ें डेवलप हुई तो क्यों हुआ? उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया, और टेक्नोलॉजी का अडाप्शन के लिए ज़रूरी है एजुकेशन। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में, विशेष रूप से खड्डा क्षेत्र में, और भी बड़े इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट किए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं, जिसकी आवश्यकता है। अब इस विषय पे अगर मैं कहूँ कि दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक वर्ग ऐसा है जो लखनऊ और दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो लैंग्वेज पर अच्छा काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पर अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बच्चा साइंस अच्छा पढ़ रहा है, मैथ्स अच्छा पढ़ रहा है, वो कंप्यूटर और एआई से चीज़ों पर बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है और दिशा में वो काम कर रहा है। और हमारे इस इलाके में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी मैथ्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी और थोड़ा जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ बेस के हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर ही हम काम कर पा रहे हैं। तो अब समाज दो तरह खड़ा हो रहा है। एक समाज वो है जो दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ पर जा रहा है, वो अपडेट है सिस्टम से। एक हमारा समाज इस क्षेत्र में जो अभी हम अपडेट नहीं है। हम अगर अपने बच्चों को दिल्ली में, लखनऊ में भेज रहे हैं तो वहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम एकदम अलग है, और हम वहाँ कम ही लोग यहाँ से भेज पा रहे हैं। अगर उसी तरीके का हम सेटअप यहाँ पर डेवलप करें कि हमारा यहाँ इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हमारी ओपन हो, हमारे यहाँ लॉ कॉलेजेज हम लोग अच्छा बनाएं, इस इलाके में हम लोग अच्छे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाएं, इस इलाके में हम लोग नर्सिंग के इस्टेब्लिशमेंट का, नर्सिंग कॉलेजेस पर काम करें। अब आप अभी देखिए, सेमी कंडक्टर का एक पूरा फील्ड ही पड़ा है जहाँ एकदम अकाल पड़ा हुआ, लड़के ही नहीं है इंजीनियर वहाँ पे। तो अब नोएडा में, चेन्नई में इस तरह के इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग क्या है, हम लोग पीछे होते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि बदलाव हो जाएगा। बदलाव कैसे होगा? बदलाव हमेशा एजुकेशन ने किया है। आप पूरी हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, हिस्ट्री चेंज ही होती है एजुकेशन से, और वो हमारी प्राथमिकता में जब तक नहीं आएगी तो इलाका आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप पैसा कमाना और शिक्षा लेना दो अलग बात है। हो सकता है आप अमीर हो जाएं, बट एजुकेशन से केवल आप धन की बात नहीं होती है। एजुकेशन से आपका पूरा प्रोफाइल चेंज होता है, पूरा आपका फैमिली चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, जो आपका सिविलाइजेशन है वो चेंज होती है। सभ्यताएं ही शिक्षा से बदली हैं, संस्कृतियां शिक्षा से बदली हैं, और शिक्षा से तकनीकी आएगी और तकनीकी से समाज में बदलाव आएगा। और उसी बदलाव का है कि हम आप बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी 1-2 घंटे में आप इसको लाखों लोगों तक पहुंचा देंगे। ये टेक्नोलॉजी है। तो क्या इरादा है आपका, मतलब 27 के चुनाव में फिर आप कूदेंगे या अभी न्यूट्रल रहेंगे? देखिए क्या है कि हम 2 साल से लगभग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम भी लोगों को समझ रहे हैं, लोग हमको समझ रहे हैं। हमें जैसे एक तरीका है कि जो आप लखनऊ की सर्किल्स में बैठेंगे तो वहाँ लोग बोलते हैं कि अरे ये सब पब्लिक के उसमें बहुत नहीं पड़ना चाहिए, 6 महीना पहले चुनाव के आइए, टिकट का व्यवस्था अपना करते रहिए, नेताओं के आगे पीछे घूमते रहिए और टिकट लेके आइए, माहौल बना रहता है, चुनाव जीत जाइए। एक ये बना हुआ है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बिना किसी क्षेत्र में कुछ काम किए, लोग मुझे ना जाने, मैं उनको ना जानूं, और वहाँ टिकट लेके आऊँ और मैं चिल्लाऊँ कि मैं आपका नेता हूँ। ये मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कैसे किसी से कहेंगे कि हम आपके नेता हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि पहले हम गांव-गांव जाएं, मेहनत करें, उन जगहों पर जाएं, समझें, लोग हमको जानें, पवन दुबे क्या है, उसका दिमाग क्या है, विचार क्या है, काम करने का तरीका है, उसके पास ज्ञान क्या है, वो अगर उसको पद पे पहुंचाया जाए तो क्या बदलाव कर सकता है, क्या चीज़ें बदलेगा, क्या करेगा। ये सब चीज़ें जब तक लोग नहीं जाएंगे, मैं ही अगर पता लगा मुझसे आप 20 गाँव का नाम पूछें, हम गाँव का नाम ना बता पाएँ। आज आप गली मोहल्ला भी हम बता सकते हैं, मैं हर चीज़ से परिचित हूँ। तो मैं अभी भी समझ रहा हूँ और अगर मेहनत कर रहा हूँ, पब्लिक का सपोर्ट रहा, पब्लिक ने कहा कि नहीं ठीक है, ये आदमी ठीक है, काम करने का तरीका ठीक है, इसका दिमाग ठीक है, तो लड़ा जाएगा चुनाव। बिल्कुल, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जो है आपसे ये लेना चाह रहा था कि
सवाल जहन से निकल गया हमारे, अभी जहन में आया था लेकिन निकल गया। बार यार शुक्रिया। तो ये पवन दुबे जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोग जो इतने बड़े संस्था के मालिक हों और काफ़ी संस्थाएं चला रहे हों और लोगों की समाज में जा कर के लोगों की सेवा कर रहे हों, ऐसे लोगों को हर मैदान में आना चाहिए, चाहे वो राजनीति का मैदान हो या शिक्षा का मैदान हो या कोई भी हो। और हमने सर से हर तरह के सवाल किए और बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत सरल अंदाज में इन्होंने जवाब भी दिया, जबकि हमारा टॉपिक कोई और था, दूसरा टॉपिक मैं लेकर के आया था और उस पर मैंने होमवर्क भी किया था। मगर सर से बात करने से हमें ये हुआ कि पहले हम शिक्षा पे बात करें, तो इसीलिए कभी और उसके लिए हम वक्त निकालेंगे। आपने खुद देखा कि किस तरीके से समाज के अंदर बदलाव होनी चाहिए और कहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, सर ने तमाम चीज़ें ला करके सामने रख दी। मैं राशिद बिल्ला, सीनू, कुशीनगर। कुशीनगर से सीनू संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह जनसेवक पवन कुमार दुबे शिक्षा और समाज के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।